सीए प्रतिभा वाला की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 20 ऐसे चेंजेस जीएसटी के सेक्शंस में अमेंडमेंट हुए हैं जो 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल है। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, जीएसटी प्रैक्टिस करते हैं या कहीं पे जॉब करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अमेंडमेंट्स जानना, और क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 से ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है फिर भी एज ए कॉमन मैन आपको ये जीएसटी के अमेंडमेंट्स जानना ज़रूरी है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि एक भी अमेंडमेंट आपसे स्किप ना हो, आप अपडेटेड रहे। जब बजट अनाउंस हुआ था तब फाइनेंस एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस में चेंजेस किए गए हैं। उसमें से जीएसटी एक्ट के कौन से सेक्शंस चेंज हो रहे हैं या अमेंड होने वाले हैं उसके बारे में भी उसमें बात हुई है, और उसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 28 इशू किया था जिसमें बताया है कुछ सेक्शंस को 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल किया जाएगा। ऐसे कुछ सेक्शंस की बात हम करने वाले हैं जिसमें से आज हम 20 अमेंडमेंट्स या 20 चेंजेस जीएसटी रिलेटेड देखेंगे जो 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहला अमेंडमेंट है सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 10 मतलब कंपोजिशन डीलर्स की बात हो रही है। अब तक कंपोजिशन डीलर्स ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे पोर्टल के थ्रू अपने गुड्स या सर्विसेज सेल नहीं कर सकते थे। ये उन पे एक रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन ये अमेंडमेंट लाके उन्होंने बताया कि अब कंपोजिशन डीलर्स भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड्स सेल कर सकते हैं। सिर्फ गुड्स की बात हुई है, सर्विसेज नहीं। और उसमें कंडीशन डाल दी है कि इंटर स्टेट नहीं, आपको इंट्रा स्टेट सेल करना होगा गुड्स का, तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 16 में। सेक्शन 16 में कंडीशंस बताई है आप आईटीसी लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, और उसमें कुछ प्रोविजो ऐड किए हैं। उसमें ये बताया है कि अगर आप अपने सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट नहीं करते हैं तो आपने जो आईटीसी लिया है वो आपको रिवर्स करना है। हाउएवर आप ये आईटीसी रिक्लेम कर सकते हैं जब आप अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोविजो में यही वर्ड ऐड कर दिया है, आप आईटीसी जब रिक्लेम करने के लिए अपने सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो आपको अपने सप्लायर को ही पेमेंट करना है। किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दिया और बाद में फिर उस सप्लायर के अगेंस्ट उस पेमेंट को एडजस्ट कर दिया तो ऐसे केस में आप आईटीसी रिक्लेम नहीं कर पाओगे। तो ये एक प्रोविजो में वर्ड्स डाल दिया है कि आपने डायरेक्टली सप्लायर को ही पेमेंट करना है जब आप आईटीसी रिक्लेम करते हैं। सेकेंड अमेंडमेंट इसी सेक्शन में दिया है कि अब तक जब आप आईटीसी रिवर्स करते थे तब आप क्या करते थे, 3 टर्म में ये आईटीसी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करते थे। लेकिन अब उसके साथ और एक ऑप्शन दिया है या आपको चॉइस दी है कि या तो आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दीजिए या फिर आप जो आईटीसी रिवर्स करना चाहते हैं वो डीआरसी 03 में पेमेंट कर दीजिए। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहे इस तरह से इसको रिवर्स कर सकते हैं। अगला अमेंडमेंट है सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में एग्जेम्प्ट सप्लाई बताई है जिसमें एक एक्टिविटी को या एक सप्लाई को ऐड किया है। आप जब एयरपोर्ट से ड्यूटी फ्री शॉप से कुछ परचेस करते हैं तो वो एग्जाम सप्लाई में ऐड कर दिया है, यहाँ पे आपको एडिशन दिखेगा। और दूसरा अमेंडमेंट है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में। सब सेक्शन 5 में ये ब्लॉक्ड आईटीसी की बात करता है। ब्लॉक्ड आईटीसी मतलब आप ये आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 की बहुत लंबी लिस्ट है जिसका आईटीसी हम क्लेम नहीं कर सकते। उसमें और एक एक्टिविटी ऐड कर दी है, क्लॉज एफ के बाद एफ ए ऐड हुआ है और बोला गया है अगर आप सीएसआर एक्टिविटीज़ मतलब कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए कोई इनपुट लेते हैं गुड्स या सर्विसेज का तो उसका आईटीसी ब्लॉक क्रेडिट में है, इसलिए आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 23 में। सेक्शन 23 में रजिस्ट्रेशन की बात होती है और कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है, उनकी बात हो रही है। सेक्शन 23 में अमेंडमेंट करके ये बोला गया है कि सेक्शन 22 और 24 कुछ भी बोलते हो, लेकिन सेक्शन 23 में अगर किसी पर्सन को रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन दे दिया तो बस, तो इसी के चलते हुए उन्होंने एग्जेम्पशन दे भी दिया। तो इस नोटिफिकेशन के पहले की सिचुएशन में बताती हूँ कि ऐसे डीलर्स जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा नहीं है लेकिन अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड्स बेचना चाहे तो उनको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, इवन तो उनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब ये नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने ऐसे सप्लायर्स को एग्जम्पशन दे दिया जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी वे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट के थ्रू अपने गुड्स बेचना चाहते हैं।
उनको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस डाल दी है कि आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हैं। विद इन अ स्टेट आप सिर्फ गुड्स सप्लाई कर पाओगे। से पोर्टल से एनरोलमेंट आईडी लेना पड़ेगा एंड सो ऑन। आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि क्या क्या कंडीशंस है। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 30 में। सेक्शन 30 रिवोकेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करता है। जब हमारा जीएसटी कैंसिल हो जाता है तो हमें रिवोकेशन के लिए पहले 30 डेज का टाइम मिलता था, फिर फर्दर एक्सटेंशन मिलता था 30 डेज का, और फिर फर्दर एक्सटेंशन मिलता था 30 डेज का। ऐसे टोटल टाइम हमें 90 डेज का मिलता था जीएसटी रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। लेकिन 1 अक्टूबर 2023 से इन्होंने सेक्शन 30 में अमेंडमेंट किया है और बताया कि हम ये टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करेंगे, और उसके लिए रूल 23 भी आ गया, और रूल 23 में इन्होंने अमेंडमेंट भी कर दिया। अब आपको जीएसटी रिवोकेशन के लिए 90 डेज दिए जाएंगे। 90 डेज के बाद अगर आप फाइल नहीं कर पाए तो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 180 डेज, मतलब आपको अब टोटल 270 डेज का टाइम मिल जाएगा जीएसटी रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करने का। जीएसटी रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइलिंग की इस अमेंडमेंट की डिटेल वीडियो की लिंक विद एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन में है। आपको मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, आपके साथ साथ और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इनको भी अमेंडमेंट के बारे में पता चले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 37, 39, 44 एंड 52 में। ये सारी रिटर्न्स की बात करती है। GSTR 1, 3B, 4, 8, 7, 9 ये सारे रिटर्न्स की ये सेक्शंस बात करते हैं, और उसमें अमेंडमेंट ये डाला गया है कि अब विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस रिटर्न्स, आप अगर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ये रिटर्न्स ब्लॉक हो जाएगी। 1 अक्टूबर 2023 से जीएसटी रिटर्न्स ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगी अगर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के 3 साल के अंदर आपने ये रिटर्न्स फाइल नहीं किया है, तो आपकी 2017, 18, 18, 19, 19, 20 की रिटर्न्स भी 30 सितंबर तक ब्लॉक हो जाएगी। 1 अक्टूबर के बाद उसको फाइल नहीं कर पाओगे। तो अगर रिटर्न्स अभी भी पेंडिंग है फाइलिंग के तो आप सितंबर से पहले इसे फाइल जरूर कर दीजिए। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 54 में। सेक्शन 54 ये बताता है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं जीरो रूट पे तो आपको प्रोविजनल आईटीसी लेना होता है, और आपको उस प्रोविजनल आईटीसी का प्रोविजनल रिफंड मिलता है। लेकिन अब अमेंडमेंट करके इस प्रोविजन को हटा दिया है और बोला है कि नो प्रोविजनल आईटीसी और नो प्रोविजनल रिफंड ऑफ प्रोविजनल आईटीसी। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 56। सेक्शन 56 में जीएसटी रिफंड की बात होती है। उस पर इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होता है? जब आपने रिफंड एप्लीकेशन किया उसके 60 डेज के अंदर आपको रिफंड मिल जाना चाहिए। अगर 60 डेज के अंदर आपको रिफंड नहीं मिला तो 61st डे से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब ऐसा बताया है, अमेंडमेंट करके ये बताया है कि अगर रिफंड डिले होने का कॉज अगर आप है, आपकी वजह से रिफंड डिले हो रहा है, तो हम उस पीरियड को काउंट नहीं करेंगे फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका कौन सा ऐसा रीज़न हो सकता है कि रिफंड डिले हो रहा है। जैसे कि आपने बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं किया है और वैलिडेशन में टाइम लग रहा है, तो उसकी वजह से आपको ये रिफंड नहीं मिला, तो जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे और हम उसका इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। अगर आपकी गलती है तो वो इंटरेस्ट हम क्यों बेयर करें। सो सेक्शन 56 में ये अमेंडमेंट हुआ है। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 62 में। जीएसटी नॉन फाइलर का असेसमेंट होता है और फिर आपको 30 डेज का टाइम दिया जाता है जिसमें आपको लाइबिलिटी, जीएसटी लाइबिलिटी पे करनी होती है। अगर आप विद इन 30 डेज जीएसटी लाइबिलिटी आपकी पे कर देते हैं तो असेसमेंट प्रोसीडिंग नहीं होती है। जो पहले 30 डेज था अब उसको अमेंड करके 1 अक्टूबर 2023 से 60 डेज कर दिया है। अगर आप विद इन 60 डेज आपकी जीएसटी लाइबिलिटी पे कर देते हैं तो आपके अगेंस्ट असेसमेंट प्रोसीडिंग नहीं होगी। इतना ही नहीं, 60 डेज में भी अगर आप आपकी लाइबिलिटी पे करके जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाए तो आपको फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है 60 डेज का, लेकिन उसमें आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी जो होगी 100 पर डे। 100 पर डे CGST प्लस 100 पर डे SGST, टोटल 200 रुपीज़ की एडिशनल लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। मतलब एग्जिस्टिंग लेट फीस है वो तो 50 रुपीज़ पर डे होगी ही, साथ में 200 मतलब 250 रुपीज़ का आपको लेट फीस पे करना पड़ेगा अगर आप फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 60 डेज लेते हैं। तो इसी तरह से आपको रिटर्न्स फाइल करने का कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। अगर आप रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाए हैं तो असेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले आपको 120 डेज का टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 109, और सेक्शन 109 से लेकर सेक्शन 119 के बीच में जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो ट्राइब्यूनल रूल्स के रिलेटेड हैं जो ऑलरेडी 1 अगस्त 2023 से एप्लीकेबल हो गए हैं, जो हम आज यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले। जैसे कि हमारी पहले बात हुई कि कंपोजिशन डीलर्स अब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी गुड्स सेल कर पाएंगे विद इन द स्टेट,
और अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो और रजिस्ट्रेशन के लायबल नहीं भी हो, फिर भी आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू विद इन द स्टेट अपने गुड्स सेल कर पाओगे। तो उसके रिगार्डिंग ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी कुछ गाइडलाइंस इशू की गई है जिसका ध्यान उन्हें रखना पड़ेगा। जैसे कि उन्हें ध्यान रखना है कि वो इंटरस्टेट सप्लाई ना करें। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है और आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करते हैं तो आपको एनरोलमेंट आईडी लेना होता है। और भी जो गाइडलाइंस दी है या इश्यू की है उनको ध्यान में रखनी है। अगर इस गाइडलाइंस को वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनको पेनल्टी लगेगी ₹10,000 और द एक्चुअल टैक्स अमाउंट विच एवर इज हायर। नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 132 में, कुछ ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट की बात कर रहा है, जिसमें से 3 ऐसे ऑफेंसेस है जिसको डिस्क्रिमिनलाइज किया गया है। जैसे कि आप अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं, जीएसटी ऑफिसर को अपना काम नहीं करने देते हैं, या कुछ ऐसे प्रोसीजरल लैप्सेस है जिसके लिए कुछ ऑफेंसेस को अब तक क्रिमिनलाइज किया गया था, उसको अब डिस्क्रिमिनलाइज किया गया है। जब इसको क्राइम ही नहीं माना जाता तो उसके लिए बेल की भी बात नहीं आती, तो बेल से भी हटाया गया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 138 में, जो कुछ ऑफेंसेस को कंपाउंडिंग के बारे में बात करता है। नेक्स्ट एक नया सेक्शन ऐड किया है सेक्शन 158 के बाद, सेक्शन 158A, जिसमें अकाउंट एग्रीगेटर आपका डेटा लेकर किसी थर्ड पार्टी को शेयर कर सकती है, लेकिन उसके पहले आपसे कंसेंट लिया जाएगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपका डेटा ले सकती है जीएसटी पोर्टल से, और इसी के बारे में ये सेक्शन में बात होती है कि आपकी परमिशन लेके, आपकी कंसेंट लेके आपका डेटा शेयर किया जाएगा किसी थर्ड पार्टी को। ये सारे अमेंडमेंट 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल तो हो रहे हैं, लेकिन जीएसटी पोर्टल पे जब तक ये इफेक्टिव नहीं होंगे तब तक यूजर्स भी इस पे कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो हमें देखना है कि कब तक ये इफेक्टिव होते हैं जीएसटी पोर्टल पे, और जैसे ही होंगे हमारी चैनल के थ्रू आपको ये अपडेट मिल जाएगी। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट है शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 बात करता है कुछ ऐसी सप्लाईज जो गुड्स भी नहीं है और सर्विसेज में भी काउंट नहीं होती है, और उसमें एंट्री नंबर 7 और 8 हाई सीज सेल की बात करता है। तो 2018 में ही इसको इस शेड्यूल 3 में डाल दिया था और बता दिया था कि दिस इज नॉइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन ये सबको एक डाउट था कि ये कब से इफेक्टिव है, ये जो एंट्री डाली है वो इफेक्टिव कब से है। तो उसी बात को क्लेरिफाई कर दी है शेड्यूल 3 में। ये जो एंट्री डाली है उसका इफेक्ट 1 जुलाई 2017 से है, जब से जीएसटी आया है। उसके पहले एचएसएस का मतलब हाई सी सेल्स का अगर कोई टैक्स पे किया है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये भी क्लैरिफिकेशन ऐड किया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 2 में, OIDAR सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और ट्रैवल सर्विसेज, जैसे कि नेटफ्लिक्स। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स OIDAR सर्विस प्रोवाइड करता है। भारत में नेटफ्लिक्स से अगर आप सर्विस लेते हैं और आप जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आपको RCM बेस पे टैक्स पे करना होता है, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने देखा कि RCM बेसिस पे ऐसे कोई टैक्स पे नहीं करता है और इसका कहीं पे ट्रैकिंग भी नहीं है। सो अब नेटफ्लिक्स को उनके रिटर्न में ये इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए बोला गया है कि आपसे जो यूजर्स सर्विस लेते हैं भारत में और वो अगर जीएसटी रजिस्टर्ड है तो आपको उसकी डिटेल्स आपके रिटर्न में डालनी है, ताकि ये ट्रैक हो पाए कि RCM बेस पे जीएसटी रजिस्टर्ड यूजर्स ने अगर नेटफ्लिक्स से सर्विस ली है तो उन्होंने टैक्स पे किया है कि नहीं किया है। बाकी अमेंडमेंट हुए हैं IGST एक्ट के सेक्शन 12 और 13 में प्लेस ऑफ सप्लाई की ये बात करते हैं। आप उसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, डिटेल्स आप इसमें स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी अगर चेंजेस की बात करूँ जो 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल है, उसमें है HSN और SAC कोड आपको मेंशन करना है अपने ई-इनवॉइस और ई-वे बिल पे, मैंडेटरी है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको मिनिमम 6 डिजिट बताने हैं, और अगर 5 करोड़ से कम है तो 4 डिजिट मिनिमम आपको मेंशन करने हैं HSN और SAC कोड के। इसकी डिटेल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1 अक्टूबर 2023 से इनकम टैक्स के TCS रेट में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसकी वीडियो आपको जल्दी हमारी चैनल पर देखने मिल जाएगी।